नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ करिश्मा। कार्यक्रम में बात छत्तीसगढ़ की, जहां धर्मांतरण के मसले पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी कह रही है कि सरकार की शह पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है, तो कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के 15 साल के शासन में छत्तीसगढ़ में खूब धर्मांतरण हुआ। हालांकि अब सीएम ने दो टूक कहा है कि जबरन धर्मांतरण के मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज चर्चा इसी मसले पर हम करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल होगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से लगातार धर्मांतरण के मसले पर सियासत गर्म है। बीजेपी लगातार छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा उठा रही है। खासकर बस्तर के आदिवासी इलाकों को लेकर बीजेपी का आरोप है कि यहाँ तेजी से डेमोग्राफी को बदला जा रहा है और इसमें जिम्मेदारों की भी मौन स्वीकृति है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण तेजी के साथ हो रहा है और मुख्य रूप से कह सकते हैं कि सरकार के संरक्षण में हो रहा है। जिस प्रकार से सुकमा एसपी के द्वारा जो पत्र लिखा गया और ये प्रमाणित है, इस बात की पुष्टि हो रही है, बकायदा गांवों को नाम दिया गया है, कहां कहां धर्मांतरण हुआ है। एक प्रकार से सरकार की मौन स्वीकृति। उधर धर्मांतरण को लेकर बीजेपी के हमलों के बीच अब सीएम भूपेश बघेल ने खुद ही ये साफ कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में जबरन धर्मांतरण के मामले में सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। देखिए, जहाँ तक के धर्मांतरण की बात है, धर्मांतरण में मध्य प्रदेश के समय से ही उसके लिए कानून बने हुए हैं। कोई जबरिया धर्मांतरण कराएंगे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यदि एक भी प्रकरण हो तो निश्चित रूप से हम सख्त कार्रवाई करेंगे, तो जानकारी दें। हालांकि सीएम धर्मांतरण पर सख्त कार्रवाई की बात कह रहे हैं, लेकिन उनके मंत्री को ये बीजेपी की साजिश लग रही है। बस्तर में भारतीय जनता पार्टी 15 साल में कितना धर्मांतरण हुआ है? हमारा सरकार आने के बाद कोई धर्मांतरण नहीं है। ये कोई आदिवासी लोग बहुत संगठित है और आदिवासी लोग अपना देवी देवता को मानने वाला है। हालांकि अब ये मसला दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर तक पहुंच गया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। वहाँ की प्रदेश सरकार का इसमें सह मिला हुआ है, जिसके वजह से ये सब बेखौफ तरीके से ये सब कार्यक्रम जो है फल फूल रहा है। कि भारत सरकार के गृह मंत्री जी को पत्र लिख करके हमने आग्रह किया है कि इस पे जो है तत्काल जो है उचित कार्रवाई किया जाए। बहरहाल धर्म हमेशा से ही किसी भी नागरिक का निजी मसला रहा है, लेकिन अगर कहीं लोभ या भय के जरिए छत्तीसगढ़ के गरीब आदिवासियों को धर्मांतरण के लिए फुसलाया जा रहा है, तो न सिर्फ इसकी जांच होनी चाहिए बल्कि ठोस कदम भी उठाया जाना चाहिए। टीम न्यूज स्टेट। तो धर्मांतरण पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ होगा। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही कांग्रेस बीजेपी से भी हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ेंगे। लेकिन डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हम आज धर्मांतरण पर बात कर रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में इसको लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। एक तरफ तो बीजेपी है जो कह रही है कि सरकार के संरक्षण में हो रहा है, वहीं सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर एकाध कोई ऐसा मामला आया है तो उसको बीजेपी काफी सियासी रूप दे रही है। आपका क्या टेक है इस पर? देखिए करिश्मा जी, आप अच्छा मुद्दा लाए हैं, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है जी। क्योंकि मध्य प्रदेश से 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो वहां पर धर्म स्वातंत्र कानून था 1968, जब दोनों राज्यों का चला था। बाद में उसी ही कानून को पूरा का पूरा अडॉप्ट कर लिया गया छत्तीसगढ़ के द्वारा। तो ये तो पक्की बात है कि कोई भी व्यक्ति इस कानून के रहते किसी भी गवर्नमेंट हो कि जबरदस्ती या प्रलोभन देके धर्मांतरण उसका नहीं किया जा सकता, उसके खिलाफ एक्शन भी हो सकते हैं जी। लेकिन 15 साल भाजपा की सरकार रही, पिछले बार अजीत जोगी जी की 2.5 साल सरकार रही जी।
2-2.5 साल सरकार उनकी रही, तो उन समय में क्या धर्मांतरण नहीं? धर्मांतरण छत्तीसगढ़ की जो पॉपुलेशन है, अगर 2011 का सेंसस देखा जाए तो उस सेंसस के हिसाब से लगभग 30% से ऊपर 31% के लगभग वहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन है। और उस ट्राइबल पॉपुलेशन को लोग क्या करते हैं, ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये देश के स्वतंत्र होने के पहले से ही वहाँ लोगों को प्रलोभन देकर ये कार्यक्रम चलता रहा है। लेकिन ये अभी है, इस बात को तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरीके से नहीं कह सकता था कि अगर कोई एक केस भी बता दे तो मैं मान जाऊं। तो जबरदस्ती, चूंकि देखो आज मैं किसी भी धर्म का हूं और मैं किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हूं, लेकिन हाँ, कोई मुझको प्रलोभन देता है या कोई मुझे बरगलाता है, फिर मेरा धर्म परिवर्तन करता है, कन्वर्जन करता है, तो वो गलत है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो केवल सियासत है, इस समय देश में एक अलग प्रकार की सियासत जा रही है, जो डिवाइड करने वाली सियासत हो सकती है। आदिवासी जो वर्ग है वो सीधा है, सज्जन है, भोला भाला है, उसके दम पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी राजनीति अलग बात है, लेकिन विचार यहाँ चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, दोनों को उनके विकास की बात करनी है, ना केवल कन्वर्जन की बात कर। जी करिश्मा जी। लेकिन डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, आपने जो यहाँ पे बात उठाई है, अगर हम यहाँ पर कुल मिलाकर आंकड़ा देखें तो बस्तर में काफ़ी ज़्यादा धर्मांतरण के मामले सामने आए, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि ये अभी से नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले से हो रहा है। और चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों के बीजेपी के शासनकाल में हुआ है, कांग्रेस के शासनकाल में हो रहा है, लेकिन इसको तो रोकना ही पड़ेगा। हालांकि अब सीएम ने कहा है कि सख्ती के साथ इसमें कार्रवाई हो, लेकिन एक चीज़ इसमें समझने की कोशिश करेंगे, आखिर इन एरिया में इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि वहाँ के लोग अगर सज्जन हैं तो मूलभूत सुविधाएं वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, और शायद यही एक वजह रही है कि प्रलोभन वो लोग दे रहे हैं और जिसके कारण यहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है। मूलभूत सुविधाएं अगर बस्तर में पहुंचे, बिजली पानी, कितनी समस्याएं हैं वहां पर। देखिए, अभी एक रीसेंट मुद्दा आया है, जैसा कि आपकी रिपोर्ट में भी थोड़ा सा उसका जिक्र किया था। सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने बिल्कुल अपने ज्वाइन करने के कुछ ही दिनों बाद एक वहां सर्कुलर जारी किया। उस सर्कुलर में ये कहा कि डीप सर्विलेंस की जरूरत है। कहां पर? इंटीरियर में, जहां मिशनरीज हैं या क्रिश्चियंस हैं या जो अडॉप्टेड क्रिश्चियंस हैं, यानी कि जिन्होंने कन्वर्ज क्रिश्चियंस हैं, उन पर नजर रखने की बात कही है। एक बात मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज लेना जा रहा हूं, कौशल्या देवी का मंदिर बनना, राम गमन पथ का निर्माण होना, दूसरा राम मंडलियों का कार्यक्रम होकर उनको पुरस्कृत करने की घोषणा होना। आप ये चीज देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट या कांग्रेस की गवर्नमेंट कहीं ना कहीं वहां सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ अपने आप को मूव कर रही है, और ये कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि हर सरकार, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक प्रयास होता है कि हम उस बड़े वर्ग को अपने तरफ बू करें वोटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जैसा कि देखा होगा कि आपने जब बीजेपी का जन्म हुआ तो बीजेपी के जन्म के बाद से केवल 2 सीटें आई थी। उनके 2 मुद्दे थे, एक तो धारा 370 कश्मीर से हटाना और राम मंदिर का निर्माण, और जिसके आधार पर वो 98 में बदले, फिर 2 बार अटल जी की गवर्नमेंट आई, एक बार पूर्ण बहुमत के साथ मोदी जी की गवर्नमेंट आई, दूसरी बार पूर्ण बहुमत से मोदी जी की गवर्नमेंट आई। तो ये कांग्रेस को समझने की आवश्यकता है कि जो बड़ा पॉपुलेशन है, जो बड़ा वर्ग है, उसको अट्रैक्ट करने की आवश्यकता है, और छत्तीसगढ़ सरकार इस तरफ ये प्रयास मुझे नजर दिखता है। ठीक है सर, आप बने रहे हमारे साथ। पैनल में हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। बहुत स्वागत है धनंजय सिंह ठाकुर जी आपका। धनंजय जी, बीजेपी कह रही है सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण हो रहा है, क्या टेक है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मुद्दाविहीन हो चुकी है, मुद्दों के दिवालियापन के दौर से गुजर रही है, और इस हताशा में वो उलझुल आरोप लगा रही है। इनके पास क्या सबूत है? हमने कहा ना कि अगर कोई जोर जबरदस्ती कहीं पर धर्मांतरण कराया जा रहा है, किसी को धर्मांतरण के लिए उकसाया जा रहा है और शिकायत आएगी, उसमें सरकार पूरी तरीके से कार्रवाई करेगी जो कानून सम्मत है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी 2.5 साल से उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, चाहे किसानों का मामला हो, युवाओं का मामला हो, यहाँ के संस्कृति परंपराओं का मामला हो, या यहाँ पे जो हमारी धार्मिक भावनाएं हैं जिस पर सरकार काम कर रही है, इसके बाद भाजपा के पास कोई मुद्दा बचता नहीं। इस प्रकार से वो झूठे आरोप लगा रहे हैं, तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं, आधारहीन आरोप लगा रहे हैं, जिसका कोई आधार है ही नहीं। तो आपका क्या कहना है कि धर्मांतरण नहीं हो रहा है? देखिए, मैंने पहले कहा ना कि अगर कहीं पे जोर जबरदस्ती
धर्मांतरण कराया जा रहा है और उसे अगर शिकायत आती है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। और लेकिन अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, सवाल यही है ना, अब तक आखिर क्यों सुकमा एसपी को चिट्ठी लिखनी पड़ी सर? देखिए, अगर मैंने पहले कहा ना, हमारे सरकार के पास कुछ शिकायत आती है कि अमुक संस्था द्वारा अमुक व्यक्ति के द्वारा उसके साथ जोर जबरदस्ती कर उनको धर्मांतरण करने के लिए उसको उकसाया जा रहा है, उसमें दबाव डाला जा रहा है, शिकायत है कि हम कार्रवाई इसमें करेंगे। ये तो सरकार के नियम में भी है। तो कहीं ना कहीं जो सारी चीजें हैं भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दिवालियापन के बीच की बातें हैं और ये राजनीति का उनका हिस्सा है। चलिए ठीक है, बीजेपी की भी तरफ से हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे, उनसे भी सवालात करेंगे। लेकिन धनंजय सिंह ठाकुर जी, बस्तर से अगर हम फिगर पे देखें, आंकड़ों पे देखें, तो बस्तर से कई ज्यादा ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, आखिर क्यों वहां पर इस तरीके का धर्मांतरण करवाया जा रहा है? ठीक है, आपका ये कहना है कि अब सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक जांच दल, एक कमेटी बनानी चाहिए जो जांच करे? और क्या इसके ऊपर कुछ विचार किया जा रहा है? देखिए करिश्मा जी, 15 साल तक छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। उस दौरान अगर आप आंकड़ा उठा के देखते हैं तो धर्मांतरण घटनाएं उस दौरान भी हुई है। उस दौरान भी किसी प्रकार कोई उसके शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई है, कोई शिकायतों के द्वारा नहीं पाया गया है। स्वाभाविक बात, जितनी मात्रा धर्मांतरण उस दौरान हुए हैं, मैं समझता हूं उस दौरान भारतीय जनता पार्टी को उन चीजों को रोकना चाहिए था, लेकिन आज उसके पास मुद्दा नहीं है। और मैंने आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी स्पष्ट कर दिया है, अगर धर्मांतरण के मामले किसी प्रकार की शिकायत आएगी, हमारी सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। ठीक है। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, क्या आप यहाँ पे सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि ये अगर हम देखें तो ये बहुत ही, जैसे कि आपने भी कहा था कि एक सेंसिटिव इशू है, इसको जड़ से खत्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए चाहिए लोगों में अवेयरनेस अवेयरनेस पहुँचे लोगों में, और इसके लिए ये भी चाहिए कि वहाँ तक जनप्रतिनिधि जाएं और लोगों से बातचीत करें, वहाँ पे जांच दल एक बनाया जाए ताकि इन लोगों से पूछा जाए क्या आपके साथ जोर जबरदस्ती करके धर्मांतरण करवाया जा रहा है? जी जी करिश्मा जी, आपका बहुत अच्छा सजेशन है। मैं आपके सजेशन की तारीफ करता हूं कि एक स्वस्थ समाज के लिए धर्म क्या है? धर्म एक गाइडलाइन है, धर्म एक दिशा निर्देश है जिसके कारण समाज चलता है, और उस धर्म से बनकर व्यक्ति पतित नहीं होता है, गलत काम नहीं करता है, क्योंकि कानून तो एक अलग काम करती है, लेकिन समाज की जो ताना बाना है वो कहीं ना कहीं धर्म के साथ बंधा हुआ है। तो उस ताने बाने को बनाए रखने के लिए हम कहीं कोई प्रलोभन देकर, कहीं कोई दबाव डालकर धर्मांतरण तो नहीं कर रहा है, उस पर एक रिसर्च की आवश्यकता है। और मैं कहता हूं कि आपने जो बस्तर का जो इलाका बताया, उस इलाके विशेष में एक बड़ा मेरे ख्याल से एक रिसर्च होना चाहिए, एक एक्शन प्लान होना चाहिए उस पर, एक एक्शन रिसर्च हो, उस एक्शन रिसर्च के बाद परिणाम आए और उसके बाद वहां पर एक नई पॉलिसी बनाई जाए जिससे कि वो धर्मांतरण ना हो। ये बात पक्की है कि जब कोई व्यक्ति परेशान होता है, जैसे आज मैं परेशानी में हूं, मैं अपना धर्म बदलना नहीं चाहता, लेकिन अगर मेरी परेशानी पर दुखती रग पर कोई हाथ रख दे, यानी उस समय एक मदद का हाथ फैलाए, तो हमें उसकी हर बात अच्छी लगने लगती है। तो उस इशू को बहुत समझने की जरूरत है कि आखिर ये लोग क्यों परिवर्तित होते हैं, क्यों जा रहे हैं उस तरफ, उनकी मजबूरी क्या है कि कोई भी अपने एंसेस्टर्स को बदलना नहीं चाहता, अपने परिवार को, अपनी पीढ़ी को, अपने पूर्वजों को बदलना कोई नहीं चाहता, लेकिन वो सिचुएशन क्यों निर्मित हो रहे हैं, उन सिचुएशन को सोचना पड़ेगा कि वो सिचुएशन उनके सामने ना आए जिससे कोई उनको प्रलोभन देकर उनके धर्म को परिवर्तित कर सके। जी करिश्मा जी। धनंजय सिंह ठाकुर जी, आपने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में धर्मांतरण हुआ, ठीक है, लेकिन क्या उस समय विपक्ष ने कुछ ऐसी रणनीति बनाई कि धर्मांतरण पर प्रकाश डाला जाए? आपके द्वारा भी तो उस समय कुछ ऐसे काम नहीं किए गए। अब क्योंकि सरकार आपकी है तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, तभी वो मुद्दा उठा रही है। बीजेपी भी तो एक विपक्ष की भूमिका यहाँ पे निभा रही है, क्योंकि आप बीजेपी को लगता है हाँ धर्मांतरण हो रहा है और इसको अगर सियासी मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन इसको अगर प्रकाश में डाला जाता है तो सरकार को भी एक जांच दल बनाना चाहिए। देखिए, आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया है और यही तो आपका सवाल जो बीजेपी के जो राजनीतिक सोच है उसको उजागर करता है। 15 साल तक जो सत्ता में रहे हैं उस दौरान उन क्षेत्रों में धर्म परिवर्तन की घटनाएं होती रही है, क्यों उन्होंने उसको कानूनी जामा नहीं पहनाया, क्यों उन्होंने उस पर जांच नहीं किया? आज सिर्फ और सिर्फ सत्ता विमुख होने के बाद सिर्फ राजनीति करने के इस प्रकार के हथगंडा अपना रहे हैं, तो निश्चित तौर पर राजनीतिक सोच है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने जो किसानों को
लाभान्वित करने का काम किया, किसानों का कर्ज माफी का काम किया, जो तेंदुपत्ता का मानक दर 2500 से बढ़ाकर 4000 प्रति बोरा किया है, 52% समर्थन मूल्य खरीदी की है, और ढेर सारे ऐसे जन कल्याणकारी नीतियां बनाकर छत्तीसगढ़ को लाभान्वित करने का काम कर रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं बचता है। मैंने आपसे चैनल में कहा ना कि धर्मांतरण को लेकर स्पष्ट सरकार के पास नीति है, और उसके तहत अगर शिकायत मिलेगी कार्रवाई उसमें की जाएगी, और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको चैनल के माध्यम से बता देता हूँ मैं। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो आपने यहाँ पे आश्वस्त किया है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, हालांकि सीएम ने भी खुद कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो उम्मीद की जा सकती है कि इस समस्याओं को कहीं ना कहीं दूर किया जाए। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, क्योंकि ये कई वक्त से चला आ रहा है, और मैं छत्तीसगढ़ की ही बात नहीं करूंगी, कई ऐसे नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये चीज़ें हाईलाइट नहीं हो पाती है, तभी ये चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं, तभी ये जनता तक ये चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं। और अब क्योंकि ये चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं, तब ये समझ आ रहा है कि ये कितनी जटिल समस्या है और उसको जड़ से खत्म करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है सर करिश्मा जी, कि ये केवल छत्तीसगढ़ नहीं, ऐसे भू राज्य जहाँ पर ट्राइब्स ज़्यादा रहते हैं, बिल्कुल, यानी कि झारखंड लो, छत्तीसगढ़ है, या कुछ साउथ की स्टेट्स हैं, या यूटीज़ हैं, या आपने 7 सिस्टर्स की बात कही, सिक्किम जैसे राज्य हैं कुछ, वहाँ पर ये घटनाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ये भी पक्की बात है कि जो, मैं किसी धर्म विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ, उस धर्म विशेष की संस्थाएं भी आज से नहीं, ब्रिटिश टाइम से वहीं क्यों पनपी हैं, ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी वहीं पनपी हैं, और वहीं पर लोगों के ज्यादातर धर्मांतरण हो गए हैं। चूंकि पुरानी प्रैक्टिस है, उस समय मुझे ऐसा याद आ रहा है, मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी था, उसमें शायद ये कहा गया क्या था, आदिवासी नेचुरल जीव हैं, नेचुरल प्राणी हैं, इनकी कोई धर्म से नहीं आका जा सकता। शायद मुझे ऐसा याद है कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर मुझे याद आ गया, आपकी चूंकि जिक्र चला, तो उसका बेनिफिट लोगों ने उठाया कि उनको किसी, क्योंकि देखो आदिवासी जो है, जो प्योर आदिवासी, जो प्योर जंगल में रहता है, उसको ये पता नहीं है कि मैं किस धर्म का हूं, जबकि आदिवासी भारत का मूल निवासी है, और ये वो लोग हैं जो भगवान शिव की संतान है। ये भारत के आदिवासी कहने का मतलब है ये कि आदि भारत के निवासी हैं ये, तो इनके अंदर तो हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान का धर्म कूट कूट कर भरा है। उस संस्कृति को बचाए रखना, उस सिविलाइजेशन को बचाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने उस सिविलाइजेशन को किसी दूसरी सिविलाइजेशन से पहुंचा दिया तो हमारे भारत की मूल संस्कृति नष्ट हो जाएगी। इसलिए उस संस्कृति को बचाए रखने के लिए जबरदस्ती धर्मांतरण अच्छी बात नहीं है, लेकिन हाँ, भारत का कानून भी ऐसा कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप में चाहता है कि मुझे इस पंथ के साथ अपने ईश्वर तक पहुंचना है या अपने जीवन को ले जाना है, तो वो उसको अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन प्रलोभन देकर जबरदस्ती हालात क्रिएट करके, इवन उसमें यह भी है, ऐसे हालात भी क्रिएट नहीं कर सकते कि आदमी धर्म को परिवर्तित करे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिसका जो धर्म है वो धर्म अपना बनाए रखे, अच्छी बात है, लेकिन जबरदस्ती किसी के धर्म को परिवर्तित करना ना केवल उस व्यक्ति को परिवर्तित करता है, बल्कि उसकी संस्कृति को परिवर्तित करता है। और प्रत्येक सरकार का ये फर्ज है कि देश की, प्रदेश की या क्षेत्र विशेष की संस्कृति, वहां की सभ्यता को बचाए रखना बहुत जरूरी है। करिश्मा जी, आज आप बहुत अच्छे टॉपिक लेके आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आज इस पर बहुत डिबेट होता है, क्योंकि अब इलेक्शंस आने वाले हैं कई जगह। तो होता क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी गेन के लिए कुछ ऐसे मुद्दे जानबूझकर लाती हैं जिससे एक डिवाइड हो, उस डिवाइड का वो फायदा उठाकर सत्ता में आ जाए। तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज को अपने मैनिफेस्टो में लाए। हाँ, ये जरूर है कि स्वतंत्रता हर व्यक्ति का अधिकार है और उस अधिकार को कायम रहना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मुद्दा था, इसको उठाना बहुत ज़रूरी था। धनंजय सिंह ठाकुर जी, जिस तरीके से यहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखें कि बस्तर की अगर हम बात करें, नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर, अभी तक वहाँ पे सड़कें नहीं हैं, पानी की समस्या है, तो कई ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो वहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रही है। ऐसे में जैसे सत्यप्रकाश जी ने बात कही कि कोई आपकी दुखती रग पर हाथ रख दे, अगर वो इंसान दुखी हो, उसको वो चीज़ें नहीं मिल पाए, प्रलोभन दिया जाए, तो वो इंसान तो स्वाभाविक है वो उसकी तरफ जाएगा ही जाएगा, झुकेगा ही झुकेगा।
तो ऐसे तबके को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस तबके पर कहीं ना कहीं वो सुविधाएं पहुंचाना उस तबके को। और ये काम किसका है? ये काम तो कहीं ना कहीं सरकार का ही है। तो बहुत ज़रूरी है आपको इस पर अब एक एक्शन प्लान बनाना। कार्रवाई तो ठीक है, कार्रवाई आपने बोला कि आप करेंगे, सीएम ने भी कह दिया कार्रवाई करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सुविधाएं आखिर आप लोग कैसे पहुंचाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग की तरफ से एक कमेटी वहां पे जाएं, उनसे पूछें कि क्या क्या समस्याएं हैं। और मैं बार बार ये सवाल उठा रही हूँ। देखिए करिश्मा जी, निश्चित तौर पर बस्तर को लेकर, बस्तर ही नहीं हर उन पिछड़े क्षेत्रों को लेकर हमारी सरकार की स्पष्ट और पारदर्शी नीति और योजनाएं हैं। आप देखेंगे बस्तर में जहां पे स्वास्थ्यगत समस्याएं रही है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं पहुंच पाई थी 15 साल में, वहां पे हमने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य हाट बाजार क्लिनिक के माध्यम से लगभग 12 लाख लोगों को हमने स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम किया है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के माध्यम से वहां पे जो माता और बहनें जो कुपोषित रही है उनके कुपोषण मुक्त करने का काम किया है। रोजगार देने का काम वहां पे किया गया है, क्योंकि वन क्षेत्र में रहने वालों का सबसे बड़ा रोजगार का साधन होता है वनस्पति की खरीदी करना, उनकी इकट्ठा करना। हमने 52 वनोपजों की समर्थन उन्हें खरीदी कर काम किया है। तेंदुपत्ता के माध्यम से वहां पे आर्थिक लोग मजबूती प्राप्त करते हैं, हमने उसका दाम बढ़ाने का काम किया। वहां पे जो युवा हैं उनके लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार और नौकरी की भर्ती की सुविधाएं प्रदान करने का काम किया है। बस्तर बटालियन गठन हमारी सरकार के द्वारा पे किया जा रहा है ताकि बस्तर के जो लोग हैं, उन युवा हैं, उनको वहां पे नौकरी मिल सके। मक्का प्रोसेसिंग प्लांट सहित अनेक योजनाएं बस्तर को लेकर, सड़क, बिजली, पानी की बात कर लूं मैं, और चाहे स्वास्थ्य की बात कर लूं, शिक्षा की बात करूं, 300 स्कूल जो वहां पे बंद थे रमन सरकार के दौरान, जिनको शरणार्थी स्थल बना दिया गया था, उनको सुलभ खोलने का काम किया है। तो हर स्तर पर हमारी सरकार जो वहां पे लोगों को सुविधाएं देने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए और विकास पहुंचाने के लिए काम कर रही है। और जो भी बस्तर क्षेत्र की जनता की समस्याएं हैं, सरकार हमारी सुन रही है। आप देखेंगे करिश्मा जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वहां पे जाते हैं और चौपाल लगाते हैं, आम जनता से उनकी समस्याओं को सुनते हैं और निजात दिलाने का काम करते हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं सरकार उनकी है। तो निश्चित पर सरकार हमारे उस कदम से आगे बढ़ चुकी है और इसलिए आज बस्तर खुशहाल भी हुआ है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरीके से सरकार की नीति है वो अब आगे इस पर भी काम करे और इस पे भी ध्यान दिया जाए, प्रकाश डाला जाए। क्योंकि समय की कमी है, सत्यप्रकाश जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगी। जी बिल्कुल, मैं जरा सी बात आपको कहना चाहूंगा कि एक तो जल, जंगल, जमीन, आदिवासी की 3 मूल चीजें, बहुत प्यारी चीजें हैं। वो इनसे जैसे परिवार से प्यार करते हैं उतना उनसे प्यार करते हैं। इसको बचाना है, एक बात। दूसरा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट यानी भूपेश बघेल जी ने इसका बहुत अच्छा लिया है। ठीक है सर, माफी के साथ रोकना चाहूंगी, लेकिन आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही, जल, जंगल, जमीन, इस कहीं ना कहीं ये सुविधाएं आदिवासी अंचल में पहुंचानी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना है।